जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई रियली विश ऑल पीपल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, और ये टेस्ट योर सेल्फ है 3.3। मैं चाह रहा था इसको आपके लिए सॉर्ट आउट कर दूं क्योंकि स्टूडेंट्स को अमूमन इसमें प्रॉब्लम रहती है। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट योर सेल्फ। Define atomic radius, the half of the distance between the nuclei of two atoms when they are in contact with each other is called atomic radius. For example, the internuclear distance. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये होता है कि दो न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला होता है उसको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। बिटवीन द टू कार्बन एटम इज़ 154। ये बहुत दफ़ा बोर्ड में एमसीक्यू भी आ चुका हुआ है। सो हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज 77 पिकोमीटर, ये भी आ चुका हुआ है एमसीक्यू, विच इज़ द एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन एटम। सो स्टूडेंट्स, दो एटम्स के दरमियान जो फासला होता है उसको हम एक एटॉमिक कह लो कि रेडियस का नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो जो फासला है दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, और इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है, दैट्स वाई ये फासला मेंटेन रहता है। याद रखिएगा, जब दो एटम्स करीब आते हैं, दो ताकतें जो हैं, दो कुव्वतें, दो फोर्सेस अमल करती हैं। द फर्स्ट फोर्स इज़ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, द सेकंड फोर्स इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन। जो डोमिनेट करती हैं वही जो हैं कह लें कि बॉन्ड बनने में या ना बनने में हेल्पफुल साबित होती हैं। तो बहरहाल जब भी दो एटम करीब आएंगे तो उनके दरमियान कोई ना कोई फासला ज़रूर होगा, और वो दो न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला होगा उसमें से जो हाफ डिस्टेंस है उसको एटॉमिक रेडियस कहा जाएगा, और पूरे डिस्टेंस को आप एटॉमिक डायमीटर भी कह सकते हैं। सो ये आपको रीडिंग्स याद रखनी है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज़ SI यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस का SI यूनिट क्या है? स्टूडेंट्स गेस करें क्या है। अच्छा, आपने गेस किया है। SI यूनिट जो है दैट इज़ पिकोमीटर, राइट। और पिकोमीटर जो है स्टूडेंट्स वो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो एटॉमिक साइज़ है इसके लिए हम नैनोमीटर का यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो 1 नैनोमीटर है वो बराबर होगा 10⁻⁹ के। ये एक यू कैन जस्ट से दैट छोटा यूनिट है, ये जो है वो बड़ा यूनिट है। उसके बाद हमारे पास जो है वी हैव अनदर यूनिट विच इज़ एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो ये भी आप थोड़ी सी एफिशिएंसी झाड़ सकते हैं, क्लास में जाके बताएं। उसके बाद थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई द साइज ऑफ एटम्स डिक्रीज इन अ पीरियड। यानी एटम का साइज जो है वो डिक्रीज क्यों होता है? एज यू गो लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू ईच same energy level. At the same time, protons are being added to the nucleus, increasing positive charge in the nucleus. So increasing positive charge in the nucleus pulls electrons closer to the nucleus, resulting in smaller atomic radius. जब भी आप लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हो, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एटम साइज श्रिंक करना शुरू हो जाता है। सो ये आपको याद रखना है। उसके बाद लेट्स मूव टूवर्ड्स दी sixth question of this test yourself. Define annihilation energy. Very easy question. Is the amount of energy which is required to remove completely the most loosely bound electron from a valence shell of an isolated gaseous atom. Isolated का मतलब होता है बिल्कुल अलहदा किया जाना है एटम को। याद रखो, किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है उसके वैलेंस शेल में से उसको अलहदा करना ज़रूरी होता है, बिल्कुल अलहदा करके ही निकाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट annihilation energy of sodium is 495.8 किलो जॉल पर मोल। एंथैल्पी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, यानी पॉजिटिव एंथैल्पी का मतलब है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। याद रखिएगा, हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब, यानी एनर्जी लग रही है, और सोडियम को जब एनर्जी लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, क्योंकि आयन बन गया। आयन बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आयनाइजेशन एनर्जी है। तो लेट्स मूव टुवर्ड द फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज हायर देन द फर्स्ट वन? ये बोर्ड में आने वाले सवाल हैं दोनों, जो भी आपको बता रहा हूँ मैं। सो व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, एटम it gets a positive charge and from a unipositive cation the nuclear electrostatic force becomes stronger on the remaining valence electron, thus a lot of energy is required to remove second electron. Therefore second ionization energy becomes higher than the first ionization energy. We can say that the first ionization energy is something like lesser than that of second ionization energy, and second ionization energy is lesser than that of third ionization energy. So
लेट मी जस्ट फाइंड दिस मिस्टेक। स्टूडेंट्स, एक बात जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जब भी एटम में से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, जैसे लेट्स से दैट ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये निकाल दिया आपने, तो एटम का साइज़ छोटा हो जाता है और उसमें फिर जो दूसरे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको निकालना मुश्किल होता है। डेफिनेटली फिर ज़्यादा एनर्जी चाहिए उनको निकालने के लिए। जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अगर निकाल लेते हो तो फिर तीसरे एटम के लिए एटम जो है वो क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, तो फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल होता है। यानी एल्यूमिनियम +3 होता है, यानी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो इसको पहले आयनाइजेशन एनर्जी 1 लगी थी, फिर 2, फिर 3, तो ये आपको याद रखना है। सोडियम को सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी 1 की ही ज़रूरत है, इसलिए आप ये दोनों एग्जांपल्स को थोड़ा सा दिमाग में मेमोराइज कर लें। उसके बाद चलते हैं, व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप। मैं आपको ये ट्रेंड जो है अभी बुक से बता देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, सो देयर वी हैव पेज नंबर 53 और यहाँ से स्टूडेंट्स ट्रेंड लिखा हुआ है। ये टेबल भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपने जो है थोड़े से कह लो कि मेमोराइज़ करने हैं, क्योंकि ये टेबल भी आपको याद करने चाहिए, उनकी एनर्जी की वैल्यूज़ भी। ये ट्रेंड है, अगर आप लेफ़्ट से राइट जाते हो तो आपको नज़र आ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है, क्यों, एटम का साइज़ छोटा होता चला जाता है। लेकिन आप ग्रुप में जब टॉप से बॉटम आते हो, देखो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि आपके एटम का साइज़ जो है वो बड़ा होता चला जा रहा है। जब एटॉमिक साइज़ बड़ा होता चला जाएगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता चला जाएगा। एटम का साइज़ छोटा होता चला जाएगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता चला जाएगा। लिहाजा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लेफ़्ट राइट दाएं ताकत चाहिए वक्तन फ़वक्तन, लेकिन यहाँ पर जो है वो ताकत थोड़ी कम चाहिए जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहे हो। सो यहाँ से इसका जवाब शुरू होगा, ये भी टेबल ड्रॉ करना है, ये भी टेबल ड्रॉ करना है आपने, और यहाँ पे इसका जो है यहाँ आंसर एंड होगा। सो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता लग गया। तो जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, वाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज़ लेस देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। स्टूडेंट, सोडियम जो है एक बड़ा एटम है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो आप कह लो कि जो सोडियम है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, और मैग्नीशियम चूँकि एक छोटा एटम है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसलिए सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी लेस है और मैग्नीशियम की ज़्यादा है। तो इसको रीड भी कर लेते हैं। सोडियम एंड मैग्नीशियम बिलोंग टू द सेम पीरियड, ये दूसरे पीरियड में होते हैं दोनों। एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, एटॉमिक रेडियस इसका बड़ा है इसका छोटा है। देयरफॉर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए। ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसमें एटम बड़ा है तो न्यूक्लियस का शेल के ऊपर इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, जिसकी वजह से आप कह लो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली निकाला जा सकता है ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन केस ऑफ मैग्नीशियम इट्स रेडियस स्मॉलर, यहाँ पर एटम का साइज जो है वो आपको नज़र आ रहा है छोटा है, और इट्स रेडियस स्मॉलर। न्यूक्लियस हैज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन यानी जो आउटर शेल है उसके ऊपर होल्ड ज़्यादा है। थस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। एज अ रिजल्ट आयनाइजेशन एनर्जी बिकम्स ग्रेटर, इसीलिए मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसका आंसर पता लग गया होगा, अगर नहीं तो एक दफ़ा वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करें 20-30 सेकेंड और दोबारा सुने जो मैंने कहा है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टूवर्ड्स दी 8th क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट योरसेल्फ। और आपने थकना नहीं है, क्योंकि देखें एफिशिएंट लोग कभी थकते नहीं हैं। सो आई होप कि आपकी एफिशिएंसी कम नहीं होगी। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हैलोजेंस, हैलोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्यों मुश्किल है? देखो स्टूडेंट्स, लेफ़्ट टू राइट अगर आएँ पीरियोडिक टेबल में, तो जो राइट साइड है पीरियोडिक टेबल की उसमें छोटे एटम्स होते हैं, और छोटे एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। 17 ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजेंस, ये आपको पता होना चाहिए। हैलोजेंस हैव स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडिया इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स, ये भी आपको बताया कि जो हैलोजेंस हैं वो छोटे एटम्स हैं पीरियोडिक टेबल। याद रखो, अगर लेट्स से दैट हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, मैं आपको जल्दी से पीरियोडिक टेबल निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो, अगर मैं इस पीरियोडिक टेबल को सोचूं तो मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे बड़े साइज़ के हैं, और अगर मैं यहाँ पे मूव करूँगा लेफ़्ट से, ये लेफ़्ट है, और यहाँ मूव करूँगा राइट पे, तो एटम का साइज़ क्या होता चला जाएगा? छोटा। यानी यहाँ पे एटम बड़े थे और मैं जैसे जैसे यहाँ पर आ रहा हूँ एटम का साइज़ छोटा होता चला जा रहा है। तो ये छोटा होने की वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो कह लो कि जो राइट साइड है वहाँ पे प्रोटॉन्स एटम में ज़्यादा होते हैं। तो हैलोजेंस के प्रोटॉन्स देख लो, बेशक कोई पीरियड के आगाज़ में एटॉमिक नंबर जो है वो कम होगा और पीरियड के एंड में एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, इसलिए हैलोजेंस के एलिमेंट्स जो हैं अमूमन
छोटे होते हैं साइज में क्योंकि उनका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है न्यूक्लियस के अंदर. सो ड्यू टू स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई to hold of nucleus on valence electron is very strong, so therefore it is very much difficult to remove electron. एटम का साइज छोटा होने से क्या होगा कि डेफिनेटली इसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होंगे. शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन है स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिडक्शन in the forces of attraction between the nucleus and the valence electron due to underlying filled shells is called shielding effect. It remains same in period but increases from top to bottom in a group. स्टूडेंट्स देखो, शील्डिंग इफेक्ट ये होता है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियस है तो अगर जो हमारे पास इनर शेल्स हैं अगर वो ज़्यादा हों तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है. अगर हमारे पास इनर शेल्स जो हैं वो कम हों तो शील्डिंग इफेक्ट कम होता है. ये जो दो एटम्स हैं इसमें ज़्यादा शेल्स हैं, इसमें कम शेल्स हैं, इसलिए ज़्यादा शेल्स वाले जो एटम है उनका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि जो रास्ते में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं या शेल्स हैं वो वैलेंस शेल को ज़्यादा शील्ड कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास दो शेल्स हैं जो कि वैलेंस शेल को कम शील्ड कर रहे हैं, इसलिए इस एटम का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, इसका कम है. तो यानी ये सीधी सी बात मैं कर रहा हूँ कि जो एटम साइज़ में बड़ा होता है उसका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है और जो एटम छोटा होता है उसका शील्डिंग इफेक्ट भी कम होता है. तो ये आपको बात याद रखनी है. तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. जी स्टूडेंट्स, so there we are on question number 10. How does shielding effect decrease the electrostatic forces of attraction between the nucleus and the outermost electrons? कि shielding effect जो है attractions को कैसे कमज़ोर करता है. स्टूडेंट सीधी सी बात है, जो न्यूक्लियस है और आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान कुछ भी आएगा तो अट्रैक्शन में क्या हो जाएगी? कमी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो शेल हो. तो जब अट्रैक्शन में कमी होगी तो इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो लिहाजा आप कह लो कि ये एक वजह है. सो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ filled shells present between the nucleus and the outermost shell of an atom act as shield. ये shield का काम कर रहे हैं. जो inner shells होते हैं और inner electrons होते हैं, यानी न्यूक्लियस के और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो कुछ भी है वो शील्ड का काम कर रहा है. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज. इसके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो रहा है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है देन द इक्वल न्यूक्लियर चार्ज. अगर ये बीच में शील्ड ना होना तो ये न्यूक्लियस इसके ऊपर काफ़ी अच्छी अट्रैक्शन रखता है, लेकिन इनकी वजह से अट्रैक्शन वीक है. सो इन दिस वे शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. और यही वजह है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो कम हो जाती हैं अगर बीच में शील्डिंग कोई चीज़ें आ जाएं जैसे शेल्स और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह. थर्ड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. व्हाई डू बिगर साइज एटम्स हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट? डेफिनेटली जब ज़्यादा बड़ा एटम होगा उसमें ज़्यादा इनर शेल्स होंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यही वजह है इसका शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होता है. तो द शील्डिंग इफेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग इन अ ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ filled shells between nucleus and the valence shell electrons. It means that the bigger size atoms have greater shielding effect due to the greater number of filled shells between the nucleus and the valence shell electrons. For example, potassium का जो है shows greater shielding effect than sodium. पोटाशियम ज़्यादा बड़ा होता है ना, पोटाशियम जो है वो ग्रुप में नीचे आता है और सोडियम ग्रुप में ऊपर आता है. So there we have sodium and there we have पोटाशियम. तो छोटा एटम शील्डिंग इफेक्ट कम, बड़ा एटम शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा. और ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है व्हाई द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ पोटाशियम इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम. ये बोर्ड में उमूमन क्वेश्चन आता है, तो आपको उसको याद रखना है. सो देन सोडियम बिकॉज पोटाशियम हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ फील्ड शेल्स बिटवीन न्यूक्लियस. यानी कि जो पोटाशियम है उसके देखो ये न्यूक्लियस अगर तो उसके जो टोटल शेल्स हैं वो 4 हैं, ठीक है, जबकि सोडियम जो है वो तीसरे पीरियड में है तो उसके टोटल नंबर ऑफ शेल्स 3 है. इसके इनर शेल्स देखो 2 हैं और उसके इनर शेल्स देखो कितने हैं? 3 है. तो ये भी वजह है कि इसकी शील्डिंग मटेरियल ज़्यादा है जिस वजह से स्क्रीनिंग ज़्यादा होगी और शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड लास्ट क्वेश्चन of this topic. Why does the trend of electron affinity and electronegativity is same in period? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड सेम क्यों है? द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम इन द पीरियड बिकॉज बोथ टर्म्स डिपेंड अपॉन एटॉमिक रेडियाई ऑफ एन एलिमेंट. दोनों एटॉमिक रेडियस पर डिपेंड करती हैं. सिंस एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज अलॉन्ग द पीरियड, राइट, therefore electron affinity and electronegativity both increase from left to right in the period. उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बोर्ड में हर साल आने वाला MCQ है
और फ्लोरीन है इसका आंसर, जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी 4 होती है। और ये आप सबको जो है ना पता होना चाहिए। अगर आप ये वाला पॉइंट मिस करोगे ना तो बोर्ड में 1 नंबर का MCQ मिस करोगे, हर साल ये क्वेश्चन आता है। सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक है पेज नंबर 55 पे, और ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 4.0, ये है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 4.0, और ये यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि मेरी जितनी भी अपलोड्स होती रहें आपको उनके बारे में पता लगता रहे और आपकी एक एजुकेशनल लिहाज से हेल्प होती रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आप मशवरा देना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट्स के लिए, या जो भी आपको चीज़ पसंद आई आप मुझे ज़रूर इस बात का जो है वो इतला दें। और ये जो अपना आपका वक्त है इसको सेव करके रखें स्टूडेंट्स, ये वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपका वक्त बचाने के लिए ही मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि आप बुक समटाइम्स रीड करने का जो है वो दिल नहीं करता, तो आप इस मेरी वीडियो को निकाल कर यूट्यूब पे सुन लें, ताकि आपका वक्त जो है फिर बच जाए और आपको डाटा ट्रांसफ़र फिर हो जाए आपके माइंड में। सो लिहाजा एक बार फिर जो है मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।